हेलो जो आपका स्वागत है टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में। मेरे दोस्त, ये है आपका वीडियो नंबर सेकेंड और इसमें हम करने वाले हैं सोशल स्टडीज़। और ये जो सीरीज़ इम्पोर्टेंट होने वाला है वो एएमयू और जेएमआई क्लास 9th एंट्रेंस के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया है। इसमें मैं आपको डेली बेसिस पे टॉप 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर इसको सीरीज़ को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे भाई एक काम और आपको करना है, साथ के साथ आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाएँगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि चैप्टर वाइज़ है ना, चैप्टर वाइज़ टॉप 20 क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट समय, तो उसको भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको एक-एक चैप्टर पे अच्छे तरीके से कमांड हो जाएगा। अगर थोड़ा-सा क्वेश्चन को घुमा-फिरा के अगर पूछना होगा एग्ज़ामिनर को, तो वो आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो 20 मिनट का देख सकते हो कितना छोटा-छोटा वीडियो है। अगर आप स्पीड बढ़ा कर देखते हो तो आपको 15 से 10 मिनट लगेगा एक चैप्टर कंप्लीट करने में, और 10 मिनट में अगर आपको 20 क्वेश्चन मिल जाता है भाई, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो आप इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज़। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा-सा मैं पेन को चेंज कर लूँ। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कितनी बार? बहुत बार पूछा गया है। पूछा है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड, है ना? वर्ल्ड में पूछा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, उत्पादक कहाँ पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस का। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट बताओ, कौन सा लार्जेस्ट? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो आप क्या बोलोगे सर? वो है इंडिया। ये दो इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया के बारे में कभी कभी आपसे स्टेट पूछा जाता है कि बताओ, इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन इसमें से भी कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो वेस्ट बंगाल है वहाँ बहुत ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। यूपी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और एक आपको याद कर लीजिए, पंजाब। तो ये 3 जगह, जो 3 स्टेट है इंडिया के अंदर, यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है मेरे भाई? चाइना में। सेकंड लार्जेस्ट कहाँ पे होगा? इंडिया में। इंडिया में अगर स्टेट अगर पूछ ले, बताओ कौन से स्टेट, आप क्या बोलोगे? वेस्ट बंगाल, यूपी एंड पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग द क्रॉप इन कमर्शियल पर्पस, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसमें से कौन सा फार्मिंग करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि भाई एक एक मैं आपको फार्मिंग यहाँ पे समझा देता हूँ। आपके बुक में ये सारा का सारा फार्मिंग गिवन है। सबसे देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होता है जो कि हम सेल्फ यूज करते हैं, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। मतलब सेल्फ वर्ड से या एक वर्ड से आप ये कर लेना। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेल्फ ऐसा हो गया ना, मतलब कि जो हम खुद के लिए यूज करते हैं ये स्मॉल एरिया में होता है, ये याद रख लीजिएगा। एज फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एज फॉर सेल्फ, एज फॉर स्मॉल एरिया के लिए होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है मेरे भाई, बस इतना खाना, इतना मतलब कि फार्मिंग होता है जिसमें कि खुद का होता है ना, 1 साल का खाना पीना निकल जाए, उसमें बेचने उचने का या कुछ बेनिफिट वगैरह इसमें कुछ नहीं होता है। बस अपना ज़रूरत पूरा हो जाए। क्या याद रखना है इसमें? बस अपना ज़रूरत पूरा होता है। कमर्शियल फार्मिंग जो होता है मेरे भाई, कमर्शियल फार्मिंग जो होता है, ये जो होता है ये मार्केटिंग के लिए होता है ना, बेचने के लिए होता है, जो आप लिख सकते हो मार्केटिंग के लिए होता है। और ये जो होता है मेरे भाई लार्ज एरिया में होता है। किसमें होता है? लार्ज एरिया में। तो याद रखना, कमर्शियल फार्मिंग जो लार्जर एरिया में होता है, जो मार्केटिंग के लिए होता है, मतलब कि जिसमें इसको फायदा हो, प्रॉफिट हो, मोटिव इसमें होता है, अर्निंग है ना, पैसा मोटिव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल फार्मिंग। विच टाइप ऑफ इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप इन कमर्शियल पर्पस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है मेरे भाई, ये जो सिंपल होता है, जिसमें हम मैन्यूर वगैरह यूज करते हैं। इसके अंदर क्या यूज करते हैं? मैन्यूर यूज करते हैं। कम से कम इसके अंदर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, ये दोनों क्वेश्चन आपके बनते हैं। और एक आता है मेरे भाई प्लांटिंग, है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप स्टार पॉइंट भी लगा सकते हो। आपसे पूछा जाता है बताओ इसमें से प्लांटिंग क्रॉप कौन सा है। सबसे पहले याद कर लीजिए, जो प्लांटिंग क्रॉप है ये भी टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का। प्लांटिंग क्रॉप किसका टाइप है? कमर्शियल फार्मिंग का है। इसके अंदर भी जो हम जो यूज़ करते हैं मेरे भाई, इसके अंदर भी हम इसको ये मतलब फार्मिंग क्यों करते हैं? ताकि हमको बेनिफिट हो, है ना, बेनिफिट हो, बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि पैसे के लिए यूज़ करते हैं। और साथ के साथ इसका आपको 2 एग्ज़ाम्पल होना है, पता होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल जो होता है, 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वो याद रख लीजिएगा, टी, कॉफ़ी। और एक ख़ास बात इसमें और क्या है, वो या समझ लीजिए आप, कि जैसे देखो, कमर्शियल फार्मिंग जो होता है ना, मतलब होता है मिक्स टाइप ऑफ क्रॉपिंग होता है। थोड़ा सा खेत में के लिए थोड़ा सा वो अलग-अलग तरह का अनाज किया जाता है। लेकिन प्लांटेशन में क्या होता है, जैसे हमने आपको एग्ज़ाम्पल दिया टी,
तो इसमें क्या होता है, एक तो लार्ज एरिया होगा ही होगा इसके अंदर भी, बिल्कुल भाई लार्ज एरिया होगा क्योंकि कमर्शियल का एग्जांपल है। तो ये पूरे एरिया में जो होगा, पूरे एरिया में क्या होगा, एक ही टाइप का फार्मिंग होगा। मतलब अगर हम इस एरिया में टी करेंगे तो यहाँ पे पूरा टी टी, हर जगह आपको टी नजर आएगा। अगर कॉफी करेंगे तो पूरा कॉफी होगा। तो समझ में आया, मतलब एक वक्त में एक ही टाइप का प्लांटिंग करते हैं। और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, बेनिफिट मतलब कि अर्निंग के सोर्स के लिए यूज करते हैं, प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, बेचने के लिए हम ये फार्मिंग करते हैं। तो आई होप कि ये सब फार्मिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें से आपको किसी से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। बताएंगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन जो होता है किसने लिखे थे भाई। मेरे भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या, जेम्स मिल। तो इन्होंने क्या किया था भाई, बस सबसे पहले इसका एक डेट याद कर रख लीजिएगा। ये हुआ था 1817 की बात है। कब की बात है, 1817। ये आया, इन्होंने इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जनाब आया 1817 में, इन्होंने क्या किया, इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंडियन हिस्ट्री को, मतलब इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में। इन्होंने क्या क्या नाम दिया भाई, एक का नाम दिया हिंदू और मुस्लिम, और एक हो गया आपका ब्रिटिश पीरियड। ये आपसे पूछा जाता है, बताओ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड करने वाले इसमें से कौन थे। आप क्या बोलेंगे, जेम्स मिल थे। यही जाके जो हिंदू पीरियड था वो एंशियंट बन गया, जो मुस्लिम था वो मेडाइवल बना, और जो ब्रिटिश था मेरे भाई वो मॉडर्न हिस्ट्री बन गया इन फ्यूचर में। ठीक है, ये आपको इसके बारे में इतना सा पता होना चाहिए। चार्ल्स डार्विन वगैरह के बारे में आपको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, इन्होंने एवोल्यूशन वगैरह थ्योरी दिया थी। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है ना, 10th क्लास में पूछा जाता है ये। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वैरन हेस्टिंग के बारे में, ये इंपॉर्टेंट रोल है इनका, वैरन हेस्टिंग। आपसे पूछा जाता है, हमें बताएंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। क्या बोलेगा भाई मेरे दोस्त, फर्स्ट गवर्नर जनरल। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फर्स्ट गवर्नर जनरल बताओ कौन है इसमें से। आप क्या बोलोगे सर, वो थे वैरन हेस्टिंग। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था। क्या है, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, अकबर शाह एंड अकबर हिमू एंड हैदर एंड ब्रिटिश। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, अकबर एंड हिमू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो कौन सा है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अगर आपसे पूछा जाए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाए। अब देखो जो बाबर एंड इब्राहिम लोधी है, इनके बीच में भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। कौन सा बैटल भाई, फर्स्ट, याद रख लीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, और ये जो डेट आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम हॉल में डेट अक्सर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मेरे भाई, डेट अक्सर आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। ये 1526 की बात है। और आपका जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इसका आप डेट याद कर लीजिएगा। ये आपका हुआ था मेरे भाई कब, 1526 का, ये आपका 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 56 में हुआ था। और जो अहमद शाह जो अब्दाली थे एंड मराठा थे, इनकी ये जो था मेरे भाई, ये थर्ड पानीपत हुआ था ना, थर्ड पानीपत हुआ था, याद रख लेना ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से। और ये जो थर्ड पानीपत हुआ था मेरे भाई, ये 1761 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1761 में हुआ था। और जो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच हुआ था, ये आप जानते ही होंगे, हमने आपको पढ़ाया है, एंग्लो मैसूर वार था। ये कौन था, ये मैथन, ये कौन सा वर्ड है मेरे भाई, ये एंग्लो। इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से आपके जहन में बात बैठ जाए। ये एंग्लो मैसूर, इस पे क्वेश्चन और भी है, मैं आपको करवाऊंगा। ये एंग्लो मैसूर वार था। ठीक है, देखो आपसे पूछा जा चुका है कि भाई सेकंड बताओ, ये आपका PYQ। ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच लड़ा गया था, अकबर एंड हिमू। कब लड़ा गया था, 1556। फर्स्ट किसके बीच लड़ा, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। कब, 1526। देखो 1526, 1556 एंड 1761, ये सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम। बेहतरीन क्वेश्चन, बताएंगे जो रिवॉल्ट हुआ था, जो बहुत खतरनाक रिवॉल्ट था। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हिस्ट्री जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैंने हिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो अपलोड कर रखा है। हर एक चैप्टर को मैंने आपको 1 घंटा से 45 मिनट और 1 घंटे के बीच में मैंने कंप्लीट कर रखा है। कंप्लीट थ्योरी है, एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ। और अगर उस सीरीज को आप कर लेते हो, 60 लेक्चर है, तो आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना घुमा के पूछ ले। और हिस्ट्री से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, आपको सारी चीज़ प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देखिए क्या है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगन फ्रॉम। बताएंगे कहाँ से शुरुआत हुआ था। शुरुआत जो हुआ था मेरे भाई, ये हुआ था कहाँ से, मेरठ से शुरुआत हुआ था। तो इनके बारे में आपको 2-3 चीज पता होना चाहिए। मेरठ के, फिर उसके बाद वहां से दिल्ली आ गए थे ना, मेरठ के बाद कहाँ आया था, दिल्ली आ गया था सारा सिपाही वगैरह। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाया था, मैंने आपको डिटेल में सारा एक्सप्लेन किया था। आपको यहाँ पे डेट पता होना चाहिए, 10 मई। कब भाई, 10 मई की बात है। और ये 1857 की बात है, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। और ये जो
स्टार्ट मतलब कि किसके थ्रू किया गया था, मतलब किसने रिवोल्ट छेड़ा, किसने, आपसे पूछा जाता है बताओ ये रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया था, भाई सिपाही ने ये स्टार्ट किए थे। किसने स्टार्ट किए थे यहाँ से, सिपाही जो वगैरह जो थे, उसमें कुछ होता है ना बहुत ही उन्होंने स्टार्ट किया था, सिंपल ये जान लो। ठीक है, ये स्टार्ट किए थे। और जो कुछ कार्टिलेज इशू हो रहा था ना, जो राइफल वगैरह था, कुछ गन वगैरह था, उसका कुछ इशू था कि भाई उसके जो गन के जो यहाँ पे जो गोली बनते हैं उसमें कुछ मिक्सअप था किसका, उसका कहा जा रहा था कि भाई शुगर के चर्बी का है एंड गाय के गोश्त का है, ऐसा कुछ मिक्सअप वगैरह था जिसकी वजह से ये सारा चीज़ स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर रखा है वन शॉट में, आपको ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, उसके बाद यहाँ से ये लोग आ गए कहाँ पे, दिल्ली आ गए। हाँ, 10 मई को यहाँ स्टार्ट हुआ और लगभग लगभग ये 11 या 12 के करीब करीब ये कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। ये सारे सिपाही कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। और दिल्ली में इन्होंने क्या किया था याद रखना। दिल्ली आपसे पूछा जाता है कि रिवॉल्ट स्टार्ट होने कब हुआ, स्टार्ट हुआ था, 10 मई को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मेरठ में। उसके बाद ये लोग कहाँ चले गए थे, दिल्ली गए थे। दिल्ली जाके इन्होंने क्या किया था, देखो दिल्ली जाके इन्होंने क्या किया था आपको पता है। दिल्ली में है रेड फोर्ट, है ना, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में कौन रहते थे भाई, मुगल एम्परर रहते थे। और उस समय जो मुगल एम्परर था कौन था भाई, बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर, BSZ कर दो, बहादुर शाह जफर ये जनाब थे वहाँ पे। तो ये सिपाही जो थे ये आए रेड फोर्ट और इन्होंने कहा भाई बहादुर शाह जफर, अब आज से मेरे आप राजा हैं, आप हमें मतलब कि बताइए, हमें डायरेक्शन दीजिए कैसे लड़ाई करना है, कैसे कुछ करना है। तो इन्होंने मतलब सिंपल जगह उन्हें राजा घोषित कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामोट्री, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपके फैक्चुअल बेसिक क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो याद रखिएगा ये लॉर्ड हार्डिंग थे, है ना, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो यार, लॉर्ड डलहौजी के बारे में अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएंगे लॉर्ड डलहौजी थे ये क्या लेकर आए थे। ये लेकर आने की क्या लेकर आए थे भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी, देखो डलहौजी से याद, डी से याद रख लीजिएगा, डलहौजी से डॉक्ट्रिन, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो इसमें क्या है, डॉक्टर ऑफ लैब्स में सिंपल क्या था कि भाई मतलब किसी का स्टेट वगैरह को छीन लेना, है ना, जबरदस्ती दबा देना। किसी का अगर वारिस मर गया, किसी को बेटा नहीं था तो उसके जो मतलब राज्य होता है उसको छीन लिया जाता था, ऐसा कुछ मसला था, है ना। ये सब सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी मैंने कर रखा है। अब देखो यहाँ पे, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या पारा माउंटेन लेकर आए थे। उसका अब देखो लॉर्ड बेंटिक कौन थे, लॉर्ड बेंटिक के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ये इनका एक बेहतरीन रोल था भाई, जो सती प्रथा था ना, सती प्रथा, सती प्रथा को एबलिश करने वाले कौन थे, वो लॉर्ड बेंटिक ही थे, है ना। इसको एबलिश मतलब कि जो खत्म करने वाले थे सती प्रथा को, वो कौन थे, लॉर्ड बेंटिक थे। और वारेन हेस्टिंग मैंने आपको बता दिया ये कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ये कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट तो देखो चौरी चौरा इंसिडेंट वाज एसोसिएटेड, बताएं जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, बताओ वो किससे जुड़ा हुआ है, इसमें से कौन से मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जो जुड़ा हुआ है मेरे भाई, वो है आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे 2 से 3 बार पूछा गया था, थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए ये हुआ कब था, अब उसका डेट पता होना चाहिए कब हुआ था। ठीक है भाई, और इसमें मतलब कि इस इंसिडेंट में क्या हुआ था और कितने पुलिस वाले को इन्होंने टपका दिए थे, ये 2-3 चीज होना चाहिए। सबसे पहले डेट याद रख लीजिएगा, ये हुआ था 1922 में हुआ था, है ना, जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था। और ये हुआ कहाँ था, यूपी में हुआ था, है ना, यूपी में। 1922 में कहाँ पे हुआ था मेरे दोस्त, यूपी में, आप बोलोगे। अब इसमें हुआ क्या था कि पुलिस स्टेशन 12 पुलिस वाले को इन्होंने मार दिया था, है ना, 12 पुलिस वाले को इन्होंने डायरेक्ट कहा चल भाई निकल ले, तो अब तेरा जरूरत नहीं है। वो हुआ क्यों था भाई, रीजन क्या था कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या था भाई, कोई भी मतलब होता ना लड़ाई वड़ाई नहीं होता, नॉर्मल आराम से चल रहा था। तो कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे, है ना, गुजर रहे थे पुलिस स्टेशन से, सपोज यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, तो वो लोग क्या हुआ कि भाई इन लोगों पे उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, इन 10-12 जितने भी लोग जा रहे थे, इन 10-12 पुलिस वालों ने इन्हें इस पे कमेंट कर, अरे भाई जा जा, है ना, कुछ इस तरह चल भाई निकल ले, है ना, तेरे से कुछ नहीं होता, तो बस शांत रहा। तो होता ना, ये लोग भाई बुखलाए हुए थे, बस आ गए गुस्सा भाई, यूपी के लोग, है ना, गुस्सा आ गए उसे। बस उन्होंने क्या किया भाई, इन सब पुलिस वाले को लेके गए एक रूम पे, जाके उन्हें बंद करके बस आग लगा दिया इस स्टेशन पे ही। जब स्टेशन पे आग लगा तो 12 लोग मरा। जब गांधी जी को चीज पता चला तो भाई फिर यहाँ पे इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को फौरन रोक दिया गया था, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके जस्ट बाद क्या हुआ था, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को रोक दिया था। ठीक, ये चलो यहाँ पे कर दो। इसके बाद देखते क्या, तो विड्रॉल कर दिया गया था इस मूवमेंट को,
विड्रॉ मूवमेंट, इस मूवमेंट को फिर विड्रॉल कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपने मेरा वंस और का हिस्ट्री वाला वीडियो कर दिया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देखो भाई, खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था भाई? ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल जो होता है भाई, एक मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट है। ये कैसा था? मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था भाई? ये इसका डेट आपसे पूछा जाता है, तो ये जो हुआ था मेरे भाई, ये 1942 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने साहब ने एक स्लोगन दिया था। वो स्लोगन आपसे पूछा जाता है, डू और डाई। पूछा जाता है डू और डाई का जो स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी साहब ने दिए थे। और ये कौन से मूवमेंट के दरमियान दिए थे इन्होंने? तो आपको याद रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान दिए थे। ठीक। चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए भाई? ये कब हुआ था? डेट तो आपको हर एक का पता होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। 1917 में हुआ था। और साथ के साथ इसमें हुआ था, ये कुछ है इससे रिलेटेड नहीं, ये इंडिगो फार्मिंग। किससे रिलेटेड था भाई? ये इंडिगो फार्मिंग, है ना। इसमें हुआ क्या था ना कि भाई, जबरदस्ती इंडिगो उपजाया मत होता ना, जो जो चंपारण थे, चंपारण था, वहाँ पे जबरदस्ती फार्मर से इंडिगो उपजाया करते थे ब्रिटिश वगैरह। भाई तुम्हें इंडिगो का तुम्हें उपजाना ही है, भले उससे बेनिफिट हो ना हो, उससे खेत बंजर हो रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। इस वजह से उन्होंने फिर महात्मा गांधी को वहाँ से लाए, भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइनल 8 पे पहुंच चुके हैं। क्या है? हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, बताएंगे इसमें से कौन है? क्या आगा खान थे? ना भाई, आगा खान एक मुस्लिम लीडर थे, ऐसा कुछ नहीं है। सर सैयद अहमद खान, ये जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ये फाउंडर है अलीगढ़ के, है ना, एएमयू को, फाउंडर ऑफ एएमयू। क्या याद करोगे भाई? फाउंडर ऑफ एएमयू, फाउंडर ऑफ एएमयू, ये जनाब कौन थे? फाउंडर थे एएमयू के। और इन्होंने, ये कौन थे? एक एजुकेशनल रिफॉर्मर के अंदर आते हैं ना। आपसे पूछा जाता है, बताओ इनका क्या रोल है? ये एजुकेशनल, क्योंकि भाई एएमयू पता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो वो उसी के फाउंडर थे और एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। और फिलहाल आपसे पूछा गया फ्रंटियर गांधी कौन थे? वो कौन थे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गलती से, है ना। हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या पता पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि हिस्ट्री है भाई, पूछा जा सकता है। तो भाई ये जो थे, ये फाउंडर थे पाकिस्तान के। ये कौन थे? फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और साथ के साथ ये जो लीडर थे, ये मुस्लिम लीग के लीडर थे ना। मुस्लिम लीग जो था, एक कम्युनिटी, ये के तो ये मुस्लिम लीग के क्या थे? लीडर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज बैंडेड इन, देखो अभी मैंने आपको बताया था, सती प्रथा को किसने बैन किया था? लॉर्ड बेंटिंक ने किया था। ये क्वेश्चन अब तक आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। अब फिलहाल इसमें आपसे डेट पूछा है कि बताओ इसको बैंड कब किया गया था? आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, 1829 में इसको क्या किया था? बैंड किया था। किसके द्वारा भाई? लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक सोशल रिफॉर्मर के अंदर में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फिलहाल आपको 1821 ईस्वी में, कोई ये सब डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक डेट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बताओगे, एक इसका फाउंड कब हुआ था, है ना, इसको कब बनाया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन। ये 1885 में बनाया गया था। कब बनाया गया था मेरे दोस्त? 1885 में बनाया गया था। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए हर हाल में। डेट सबसे पहले कर लो, 1885। ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? आपसे पूछा जाता है, बताओ इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर यार कई बार पूछा गया है, एओ ह्यूम। शॉर्ट में याद कर लो, एओ ह्यूम। इसके फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट, सबसे पहले इसका सेशन कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट सेशन आपसे पूछा जाता है, बताओगे जब इसका फाउंडर था 1885 में हुआ। इसके फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम थे। लेकिन फर्स्ट सेशन आपको पता है ना, इसका हर हर साल सेशन होता है। ये कहाँ कहाँ पे हुआ था? सबसे पहला हुआ था बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहला सेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। ठीक है। और आपसे पूछा इसमें एक क्वेश्चन और जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बताओ, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन थे मेरे दोस्त? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक। बाकी इतना ही रखते हैं आज के लिए। और इस आपको यहाँ पे कोई डेट 1925 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, स्वराज पार्टी का पीरियड था, ये आपके लिए जरूरत है नहीं, मॉडर्न ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे मेरे भाई। जो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ लिखता हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से कीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए, आपको मजा आएगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए।
और लाइक किया कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, अगर आपको पीवाईक्यू का पीडीएफ चाहिए है ना, पीवाईक्यू का अगर मेरे दोस्त पीडीएफ चाहिए, एएमयू जीएमआई दोनों का साथ में, एएमयू जे देखो जीएमआई प्लस एएमयू दोनों का आपको पीडीएफ मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ में। उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर है, क्या था भाई, 9911174322, सही था क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार नंबर में, व्हाट्सएप नंबर मेरा वो होता ना, वो थोड़ा सा ऑफिशियल है। किधर है व्हाट्सएप नंबर? तो मैं बता रहा था मेरे भाई, अगर आपको पीडीएफ चाहिए पीवाईक्यू एएमयू और जीएमआई क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो आपको करना क्या है, आप इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे, जो कि है आपका 9911674322। इस पर आप हमें मैसेज करेंगे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और बस आपको इसके लिए 99 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।